मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आप सुन रहे हैं कुद्सिया बानो का मशहूर नावल राजा गिद्ध। मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। आइए बढ़ते हैं नावल के बकिया हिस्से की जानिब। सीमी के जाने के बाद मुझे फौरन किताबों की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए था, लेकिन इसकी बातें, होठों को खम देकर बातें करने का ढंग, बिस्तर पर फैले हुए कटे बाल, फूलदार रुमाल, कई चीजें जैसे शहद की मक्खियां मेरे ताक़ुब में थीं और मैं इनसे भागकर कहीं जा न सकता था। कई बार बातें करते करते वो अपने बाएं गाल के तिल को जड़ से उखाड़ने की ऐसी कोशिश करती कि मुझे इसकी क्यूटेक्स लगे नाखूनों से नफरत हो जाती। सीमी जा चुकी थी, सिर्फ उसकी खुशबू बाकी थी। तार पर सूखने वाले कपड़ों की तरह चारपाई पर रुमाल पड़ा था और इससे जाने वाली की जात का कंप्यूटर चल रहा था। मैंने पहले तो इस रुमाल के बावजूद पढ़ने की कोशिश की, फिर मुझे ख्याल आया कि जब तक वो एक लावारिस बच्चे की तरह चारपाई पर बिलखता रहेगा, मैं तवज्जो से न पढ़ सकूंगा। मैंने रुमाल उठाया, सूंघा, इसकी तहें खोली, फिर इसकी तहें बिल्कुल वैसी जमाई जैसे पहले थी, फिर इसे पास रखकर पढ़ने लगा। लेकिन अब रुमाल बिल्ली के बच्चे की तरह बड़ा जानदार हो गया था। वो पंखे की हवा में फूल रहा था, शक्लें बदल रहा था, फजा में अपनी खुशबू को आंसू गैस की तरह फैलाई जाता था। इसकी वजह से बार बार मेरी आंखें नमनाक हो जाती थी और जब आंखें पोंछकर दोबारा उसे मेज पर रखता तो वो पहले से ज्यादा निडर और खिलंडरा हो जाता। इस रुमाल को ठिकाने लगाने के लिए मैं क्वाड्रेंगल से निकलकर अनारकली की तरफ चला गया। दिन के वक्त अनारकली का कुछ और रंग होता है। ग्राहकों की सरगर्मियां, दुकानदारों की गर्मजोशियां और बिकाऊ माल की वाफिर नुमाइश कुछ देखने नहीं देती। कुछ कार वाले, साइकिल वाले, पैदल, स्कूटर सवार बाजार में खरीदो फरोख्त के लिए नहीं आते, फकत इजाफी आमदोरफ्त बनकर आते हैं। इन्हें इस रास्ते कहीं और मसलन रंग महल या शाह आलमी जाना होता है। इस मजमे से भीड़ भाड़ में और इजाफा होता है। कुछ उन लॉन्डो का ट्रैफिक होता है जिनका खरीदो फरोख्त से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो महज दुकानों पर चाय या बोतलें ले जाने या वापस करने में मसरूफ होते हैं। इनके कंधों पर मिक्स्ड चाय की प्यालियां, नान, छोले, कबाब या बोतलें होती हैं। तरारे भरते लोगों में रास्ते बनाते वो भंवरे से निकल जाते हैं, लेकिन चूंकि वो ट्रैफिक के बहाव के साथ नहीं होते, इसलिए इनसे भी आमदोरफ्त का तार टूटता है। फिर कॉलेज के तालिबे इल्मों की वो टोलियां भी होती हैं जो लड़कियां ताड़ने दुकानों के थड़ों के पास खड़े होते हैं। इनका भी बराह रास्त बाजार से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो बड़े पत्थरों की तरह नजरों से बाजार के बहाव को रोक लेते हैं। इसके अलावा दुकानदारों के बच्चे, रिश्तेदार और बूढ़े बाजार में मिलने की गर्ज से आते हैं। इनका भी खरीदारी से तो कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन इनकी वजह से भी अनारकली का रास्ता तंग पड़ जाता है। ट्रैफिक रुक जाता है और अनारकली की शक्ल दाता दरबार के उर्स जैसी हो जाती है। मैं रुमाल को अनारकली के उस सिरे से लेकर शाह आलमी तक बहलाने ले गया, लेकिन पता नहीं वो क्यों आंसुओं से भीगता जा रहा था। रात के पिछले पहर, इम्तिहानों से करीब, सूनी अनारकली में बिला तकल्लुफ रोते जाने में कोई कबाहत न थी। दुकानों पर जस्ती फाटक चढ़े थे और इनके दोनों तरफ दोहरे दोहरे ताले थे, लेकिन थड़ों पर सोए हुए थे। ट्रैफिक अब भी था, लेकिन इतनी रात गए इक्का दुक्का आने वालों की परवाह न थी कि कोई लेडीज रुमाल से आंखें पोंछता कहाँ जा रहा है। आज रात सीमी ने मेरे दिल के बाजार से कुछ खरीदे बगैर इसमें सारी अनारकली का ट्रैफिक बंद कर दिया था, जैसे उसने अपना 3 टन्स गली के नाके पर ला खड़ा किया हो। अब पिछली गाड़ियां हॉर्न बजा रही थी, पी पी पापा कर रही थी। कुछ बेचैन कारों से उतर कर उस खड़े मिलिट्री के 3 टन्स को देख रहे थे, लेकिन वो गली के दहाने पर जमा खड़ा था। उसकी ब्रेकें फेल हो गई थी, सेल्फ जवाब दे गया था। सीमी उस रुमाल की सूरत में मेरे अंदर एक 3 टन्स खड़ा कर गई थी। मैं उस रुमाल के होते हुए नॉर्मल आमदोरफ्त का हामिल न हो सकता था। हॉस्टल पहुंचकर मैंने पहले इसे तकिए तले रखा, फिर मेज की दराज में इब्ने खुल्दून की किताबों के 22वें सफ़े के अंदर छुपाया।
अभी मैं 3 सफ़े भी पढ़ने न पाया था कि मैंने उसे वहां से निकालकर अपनी जेब में रखकर इत्मीनान की सांस ली। जब थोड़ी देर बाद जेब तनने लगी तो मैंने उसे सूटकेस में बंद कर दिया। पहला बोसा, पहला तोहफा। पहली मर्तबा इकरार मोहब्बत में गर्मियों की अव्वलीन बारिश जैसी कैफियत होती है। सारे में मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू फैल जाती है। हालांकि ये रुमाल न तोहफा था, न बोसा, न इकरार मोहब्बत, फिर भी सीमी से वाबस्ता पहली चीज मेरे हाथ आई थी। कुछ देर बाद मैंने रुमाल को सूटकेस से भी निकाल लिया। अचानक वो बहुत गैर महफूज हो गया था। इसके बाद पढ़ाई, रुमाल और मैं आंख मचोली खेलने लगे। मैं हर 5 मिनट के बाद इसकी जगह तब्दील करने लगा। कभी इसकी बारी मफलर तले आती, कभी मैं इसे बुशर्टों के ऊपर रखता। यहाँ से निकालकर पतलून की अंदरूनी तय इसका पड़ाव बनती। आखिर में बहुत सोचने के बाद मैंने इसे सूटकेस के नीचे बिछे हुए अखबार तले बिछाकर सूटकेस को ताला लगा दिया। बचपन में हमारे गांव में इसी तरह मेरे चचा एक नया साइकिल लेकर आए थे। अभी उसके डंडों पर खाकी कागज चढ़ा था और पिछले मडगार्ड पर लगा हुआ ताला बड़ी मुश्किल से खुलता था। चचा की साइकिल ने मेरी रातों की नींद हराम कर दी थी। साइकिल पर चढ़ना मेरे मुकद्दर में न था। मैं सिर्फ इसे साफ करके बाहर वाली हवेली में खड़ा कर देता था। चचा के उठने से बहुत पहले मैं इसे हत्ती वाले नलके के पास ले जाता। साइकिल साफ करने का सारा सामान मेरे पास होता। पुराने टूथब्रश, ग्रीस का डब्बा, साफ और गंदे छींतड़े, ढिबरियां कसने के पेचकस, हथौड़ी, मोम। मैंने साइकिल साफ करने के लिए जो सामान इकट्ठा कर रखा था वो कार की सर्विस के लिए काफी होता। एक बार साइकिल साफ हो जाती तो फिर कभी आंगन में, कभी घड़ौंची के पास, कभी बरामदे में इसके पार्क करने की मुश्किल पेश आती। जिस तरह मॉडर्न लड़कियां धूप से बचती हैं और अपनी जिल्द का ख्याल रखती हैं, मैं साइकिल के पेंट के लिए फिक्र करता रहता। फिर चचा उठते, बाहर की हवेली से साइकिल उठाते, कच्ची मिट्टी से भरी सड़कों पर, ऊंची नीची मुंडेरों पर, खलियानों में, बंजर गुजरगाहों पर, बबूल के कांटों से भरी पटरियों में, नहर किनारे वाली सड़क पर, यहाँ वहाँ जाने कहाँ कहाँ साइकिल लिए फिरते। वापसी पर जब वो घर लौटते तो साइकिल गर्द की वजह से पहचानी न जाती। बाजार से वापसी पर मैंने काफी देर अपने नए टाइम टेबल के मुताबिक खालिस अंदाज में बज़ाहिर पढ़ता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं सोच की टिकटिकी और लगी हुई थी। जैसे घड़ी की बैरूनी सुइयां मिनट घंटे दिखाती हैं, लेकिन अंदर की गरारियों की रफ्तार से ये अंदाजा नहीं हो सकता। गो मैं बज़ाहिर बेड लैंप चलाकर उसकी रोशनी में रात के 3 बजे तक सोशियोलॉजी पढ़ता रहा, लेकिन मेरे अंदर बार बार आफताब की शादी होती रही। कभी कारों से बड़े बेतकल्लुफ के साथ उतरती औरतें नजर आने लगती, कभी बहरे चाय के ट्रे उठाए नजरों में घूम जाते, कभी आफताब साफ दिखाई देता। उसकी अचकन, शलवार, सर से बंधा हुआ सुनहरी तारों वाला सेहरा और गले में पड़े हुए बड़े बड़े नोटों के हार। किस तरह वो फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठा था और किस तरह उसने अपनी अचकन और हार बैठने के बाद दुरुस्त किए थे। लड़की कोई नहीं आई, उसने बहुत आहिस्ता मुझसे पूछा था। पता नहीं वो किस लड़की के बारे में पूछना चाहता था। आफताब की शादी के प्लेबैक पर सीमी की आहों का मुसलसल म्यूजिक सुपर इम्पोज हो चुका था। कोई बैंड, कोई ढोलक, कोई गीत मेरे जहन में नहीं उभर रहा था, बल्कि मुसलसल सीमी का रोना आहिस्ता आहिस्ता बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह साथ साथ चल रहा था। सोशियोलॉजी की किताब मेरे सामने खुली थी। रात का पिछला पहर था और मैं मास्टर गुलाम रसूल की तरह अड़ा हुआ था कि पढ़कर दम लूंगा। सोने, पढ़ने, परेशान ख्वाब देखने का ये तीसरा फेज था जब दरवाजे पर दस्तक हुई और जमाल दाखिल हुआ। कौन है? मैंने कई ख्वाबों को तोड़कर जवाब दिया, जमाल, जमाल रशीद, दरवाजा खोलो। जब मैंने दरवाजा खोला तो थोड़ी देर के लिए वो भी मुझे अपनी सोच का ही एक हिस्सा नजर आया। क्या है, क्या चाहिए? जमाल ने अपने होंठ काटे, बिखरे बालों में उंगलियां फेरी और बोला, यार अमजद का एक्सीडेंट हो गया, मुझे अभी अभी इत्तला मिली है। किसका? किसका? अमजद का।
वो आफताब की शादी से मेरे साथ वापस आया। बेवकूफ की अक्ल मुलाहिजा हो, मोटरसाइकिल पर पिंडी गया। रास्ते में ईंटों से लदे हुए ट्रक से उसका मोटरसाइकिल टकरा गया, वहीं फिनिश्ड फुड़क गया। यार हम सब उसकी जहानत से कितना खचते थे, हम सब उसको बीट करने की कितनी कोशिशें करते थे, क्या शहजादगी से मुंह की मार गया। खुदा कसम मुझे इस वक्त बड़ी गिल्ट हो रही है। यार अभी तो वो हमारे साथ था, आफताब की शादी पर कैसे, क्यों? कई बार मैंने आरजू की थी कि अगर वो इम्तिहान ना दे तो मैं फर्स्ट आ सकता हूँ। यार मेरी आरजू ने उसकी जान ले ली। अहमक ना बनो, ऐसी आरजू कभी पूरी थोड़ी होती है। लेकिन इसे मुसीबत क्या थी कि आधी रात को मोटरसाइकिल पर वो फर्स्ट आना चाहता था। कहने लगा यहाँ हॉस्टल में मेरा टाइम वेस्ट होता है, रातों रात पहुंच जाऊंगा, सुबह से तैयारी करूंगा संजीदगी के साथ। वो ये कहते ही फिरकी जैसा घूमकर वापस चला गया। मैं वापस आकर सोशियोलॉजी की खुली किताब को पढ़े बगैर देखने लगा। हर मंजिल पर पहुंचने से पहले अमूमन राहगीरों के साथ यही कुछ होता है। क्रिसमस की छुट्टियों से बाद और इम्तिहानों से कुछ पहले अमूमन अजीब अजीब वाकयात होने लगते हैं। क्रिसमस की छुट्टियों के बाद सिमी कॉलेज में नहीं लौटी। फाइनल के इम्तिहानों से इस कदर करीब आफताब की शादी का हो जाना हादसा था। फिर अब स्पोर्ट्समैन अमजद की मौत। क्या हर इम्तिहान से पहले नेचुरल सिलेक्शन भी होती है? क्या फितरत कुछ अफराद के फेल हो जाने से खुद डरती है? क्या पास हो जाने की खुशी कुछ पर पेश अज वक्त असरअंदाज होती है? हर मंजिल पर पहुंचने से पहले, हर इम्तिहान गाह में जाने से पहले नफरी कम हो जाने की आखिर वजह क्या है? आफताब की शादी से बहुत पहले सीमी लाहौर छोड़कर क्यों चली गई थी? एमए सोशियोलॉजी का इम्तिहान देने के बाद मैं अपने बड़े भाई के पास सांधा कलां चला गया। मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह न थी। मेरे बड़े भाई मुख्तार सेक्रेटरीट में मुलाजिम थे और उनके लिए ये रिहाइश गाह दफ्तर से करीब थी। कृष्ण नगर के आखिरी बस स्टॉप तक हम बसों में आते और वहां से चलकर सांधा पहुंचते। रास्ते में बूचड़ खाना, गंदे नाले से सैराब खेत, गधे और ताफुन हर रोज मिलता। सांदा कलना का ये घर 2 मंजिलों पर मुश्तमिल था। निचली मंजिल में भाई मुख्तार और उनकी एफए पास बीवी सौलत और 2 बेटे रहते थे। ऊपर वाली मंजिल के इकलौते कमरे में कासिनी रजाई, सेकंड हैंड किताबें, तेल से जलने वाले स्टोव लैंप और मैं रहते थे। बाकी जरूरियात की छोटी छोटी चीजें भी थी, लेकिन कासिनी रजाई, किताबें और स्टोव लैंप मेरी तरह जानदार थे। इनमें हिद्दत थी। वो अपनी गुमसुम जिंदगी बिल्कुल मेरी तरह चुपचाप बसर करते थे। भाभी सौलत कम गो, कम आमेज और तेवरीदार औरत थी। उसे खुशगप्पी, खुशगुफ्तारी और हंसोड़बाजी से कोई ताल्लुक न था। छोटी सी उम्र में उसके चेहरे पर मुर्दनी का एक गिलाफ चढ़ गया था। पुलहरी जैसे सफेद चेहरे पर ब्राउन तितलियों जैसी छाइयां पड़ी हुई थी। सौलत भाभी के चेहरे के बजाय उनके बाजू और पाँव ज्यादा जाजिबे नजर थे। इनके साथ रहने में सबसे बड़ी सहूलत ये थी कि वो काम की बात करने के बाद झट रुपोश हो जाती थी। तुम्हारे कपड़े धोबी को दे दिए थे। अच्छा जी। खाना निमत खाने में धरा है। अच्छा जी। रात देर से आओगे। अच्छा जी। हम दोनों की गुफ्तगू में हर 10 कदम के फासले पर खुद ब खुद ब्रेक लग जाती, इसलिए रफ्ता रफ्ता हमने एक दूसरे से जरूरी बातें करना भी छोड़ दी। भाभी के 2 लड़के कृष्ण नगर के किसी स्कूल में पढ़ने जाते थे। इनकी नेकरें ढीली, कफ गंदे और बस्ते हमेशा फटे होते थे। कभी कभी वो मुझे घर से बाहर एक पैडल पर साइकिल चलाते नजर आ जाते थे। पता नहीं वो वाकई भाभी सौलत की तरह कमगो थे कि उनके दिल में अपने चच्चा का तहव्वुर बैठ गया था। घर पर वो अव्वल तो महसूस न होते और अगर कभी पढ़ाइयों से फारिग हो भी जाते तो इन्हें एक ही खेल आती थी। बरामदे में रखे हुए एक तख्त पोश पर चढ़कर वो घंटों 1.5 फुट नीचे फर्श पर छलांगे लगाते रहते और हर छलांग के बाद इनको पहले से ज्यादा हिज्ज हासिल होता। भाई मुख्तार दरमियाने दर्जे के ऐसे अफसर थे जिनकी जहनियत क्लर्क की होती है। ऑफिस, डाक, पॉलिसी, फाइल, केस डी और वगैरह
ان کا روزمرہ تھا۔ وہ ایم اے پاس تھے، اپنے وقت کے ذہین آدمی تھے، لیکن اب نوکری ان پر مسلط ہو گئی تھی۔ وہ نوکری کے علاوہ اور کسی چیز کے متعلق جانداری کے ساتھ سوچنے کے اہل نہ رہے تھے۔ اوپر والی منزل میں رزلٹ آنے تک میں اور میرے خیالات دست پنچا ملا کر رہے۔ کالج کے تمام ساتھی آخری پرچے کے بعد غائب ہو گئے۔ کبھی کبھی اچانک کسی دکان پر، کسی بس میں کوئی آشنا چہرہ مل جاتا، رسمی سی گفتگو ہوتی اور پھر راہیں علیحدہ ہو جاتی۔ میرا معمول تھا کہ ہر روز صبح کے اخبار میں نوکریوں کی تلاش کرتا، سینما پیج اور وانٹڈ دیکھنے کے بعد میں تھک کر پلنگ پر جا لیٹتا۔ یہ برساتوں کا موسم تھا۔ بارش نہ ہوتی تو حبس ہوتا، بارش ہوتی تو سلاخوں والی کھڑکی سے ہوا اور بارش اچانک آ کر پرانی کتابوں سے لدی ہوئی میز پر حملہ کر دیتی۔ امتحانوں کے بعد کا موسم چاہے کوئی بھی ہو، لیکن برساتوں کا موسم خاص کر فریب خیال کا موسم ہوتا ہے۔ سیمی کرسمس کی چھٹیوں کے بعد سے کالج نہیں آئی تھی، لیکن اب خدا جانے کیوں اور کیسے ہر بارش کے ساتھ وہ اندر آ جاتی۔ اس نے تو مونسون کے ساتھ ٹھیکہ کر لیا تھا، خوش آئند خوابوں سے لے کر نسیاں تک، اور سیمی کے پوتے نواسے پرورش کرنے سے لے کر جنگل تھل بیلے میں علف پھرنے تک ہر دشت میں پھر چکا تھا۔ کبھی کبھی اپنی جنون آمیز سوچوں کی وجہ سے میں پہروں بغیر پنکھے کے لیٹا رہتا۔ میرا سارا جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا، گردن کے نیچے نمکین سوئیاں سی چبھنے لگتی، پھر سلاخوں والی کھڑکی خود بخود کھل جاتی اور برسات کی پھوار کے ساتھ سیمی کمرے میں داخل ہو کر سب کچھ بھگو دیتی۔ اس روز اخبار میں ایک نوکری کا اشتہار دیکھ کر میں نے درخواست لکھی، گو مجھے یقین تھا کہ میں مر رہا ہوں اور مجھے نوکری کی حاجت نہیں ہوگی۔ پھر بھی میں نے بھابھی مختار کو خوش کرنے کے لیے ایک عرضی لکھی اور اسے رجسٹرڈ کرانے کے لیے جی پی او چلا گیا۔ یہاں ہی اچانک سیڑھیوں پر میری ملاقات آفتاب سے ہوئی۔ وہ کچھ خط لفافے اٹھائے برآمدے میں آ رہا تھا۔ گو وہ کافی دیر میرا روم میٹ رہا، لیکن ہم دونوں میں دوستی تو ایک طرف بے تکلفی بھی نہیں تھی۔ یکدم وہ مجھ سے بغل گیر ہو گیا اور بیرونی ممالک سے آئی ہوئی ڈاک کے نیلے لفافے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ واہ قیوم، کیا خوش نصیبی ہے میری، کیا بر وقت ملاقات ہوئی۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ میں نے پوچھا۔ یہاں پوسٹ باکس ہے میرا، ڈاک لینے آیا تھا۔ آفتاب نے فرش سے لفافے چنتے ہوئے کہا، میرا یہ مطلب نہیں، کر کیا رہے ہو آج کل؟ نوکری، بزنس یا عیش؟ تاجر کا بیٹا کیا کرے گا؟ تاجری ابے کا کاروبار ہے، ہم بھی دھس گئے ہیں قالینوں میں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر دیر تک باتیں کرتا رہا۔ میں اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتا تھا، لیکن آفتاب کی مسکراہٹ ہمیشہ سے ایسی رہی کہ اس کی ہر بات مان لینے کو جی چاہتا۔ ایک دوسرے کو خدا حافظ کہنے کے بعد جب میں نے بائیں برآمدے کی جانب بڑھا تو پھر آواز آئی، قیوم۔ میں رک گیا۔ آفتاب میرے پاس آیا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، یار میں لندن جا رہا ہوں۔ بزنس مین ہو، تمہارے لیے یہ عام بات ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ میری امیگریشن کے تمام کاغذات پورے ہو چکے ہیں، بس اب اسٹیٹ بینک کا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ کب؟ ہفتے کو شام 4 بجے کی فلائٹ سے پہنچ جانا ایئرپورٹ پر، میں تمہارا انتظار کروں گا، خدا حافظ۔ میں آفتاب کا دوست نہیں تھا، میں ایئرپورٹ جانا نہیں چاہتا تھا، اس کے باوجود میں وہاں گیا کیونکہ آفتاب کا سیمی سے گہرا تعلق رہا تھا۔ آفتاب کو دیکھ کر کئی قسم کے جذبات سے دوچار ہونے کی مجھے عادت تھی۔ یہ تمام جذبات تکلیف دہ تھے، مجھے نچوڑتے تھے، میری سانس بند کرتے تھے، پھر بھی میں ایئرپورٹ جانے سے پہلے اپنے آپ کو بچا نہ سکا۔ بڑے ہال میں داخل ہوا تو دور دور تک آفتاب کہیں موجود نہ تھا۔ مسافر یوں کھچا کھچ بھرے تھے جیسے یہ ریل کا پلیٹ فارم ہو۔ سیلنگ فین بکثرت چل رہے تھے، لیکن اتنے جسموں کی گرمی کے باعث ہوا کہیں نہیں لگ رہی تھی۔ ایک گرم گرم ترکی حمام تھا جس میں لوگ بیگیج، ٹکٹ اور سیٹ نمبر لیے آ جا رہے تھے۔
लोगों के टखनों से लोहे की रेड़ियां बचा बचा कर खाकी वर्दी वाले पोर्टर आड़े तिरछे रास्ते तलाश कर रहे थे। सियाह लेदर के सोफे के इर्द गिर्द सूटकेस, टोकरियां, वैनिटी बॉक्स अपनी अहमियत की वजह से कुछ फूले फूले से थे। अंदर जंगले की जानिब कतारों में खड़े ऐसे मुसाफिर जो इकोनॉमी में सफर करने वाले थे, इस कोशिशों में मसरूफ थे कि इन्हें हवाई जहाज में वहां जगह मिले जहां फर्स्ट क्लास शुरू होता है और टांगों की जगह खूब खुली होती है। गालिबन कराची जाने वाले जहाज की एक अनाउंसमेंट मेरे आने से पहले हो चुकी थी, क्योंकि कुछ मुसाफिर जंगले के पास खड़े अलविदाई बगलगिरियों में मशगूल थे। फिर इनके मिलने वाले झप्पियों के फराई से सुबुगदोश होकर बगली रास्ते से बाहर उस तरफ जाने लगे जहां जंगले के साथ खड़े होकर खुला एयरपोर्ट नजर आता है। मैंने सब तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन आफताब का कहीं पता न था। मैं उसके रिश्तेदारों से वाकिफ न था। मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि उसके मिलने वाले बहुत अमीर हैं, लड़कियां कटे बालों से होंगी, चेहरों पर स्क्वायर ग्लासेस, पैरों में लकड़ियों की हील वाली बदहैयत जूतियां और इन पर आहिस्ता आहिस्ता हाथी के कान हिलाते बेल बॉटम या नीली जीन्स। दूर पार आफताब का पता न था। मैं हर ग्रुप को गौर से देखता रहा, लेकिन कोई चेहरा मुझे आफताब का मुशाबह नजर न आया। एयर होस्टेस लड़कियों की वर्दियां अभी कुछ देर पहले ही बदल गई थी। वो आतिशी गुलाबी कुर्ते, गहरी सब्ज शलवारें और प्रिंटेड दुपट्टे पहने अपने आप को पाकिस्तानी कम और फ्रांसीसी ज्यादा महसूस कर रही थी। इनके आने जाने में खुश एतमादी और अपनापन था। जो भी पायलट मुसाफिरों की जानिब आता, सफेद वर्दी में असील मुर्गे की तरह जरा जरा टेढ़ा चलता दिखाई पड़ता। पीआईए का अमला इस अहाते में कितना अहम महसूस कर रहा था, इसका अंदाज उन जमादारनियों से लगाना चाहिए जो बड़े बड़े डंडों के साथ बंधी हुई रस्सियों के साथ जगह बनाती मोरों की तरह थिरकती फर्श साफ करती फिर रही थी। मैं 7 अप पीने के लिए शॉप के पास चला गया। यहाँ से सारा हॉल नजर आ रहा था, लेकिन आफताब का कहीं पता न था और अनाउंसमेंट हो चुकी थी। बैरूनी ममालिक को जाने वाले मुसाफिरों की माएं रो रही थीं, बीवियां आंसू पोंछ थीं, सोच में मुब्तला थीं कि वहां स्वीडन में तो आजादी बहुत है, जाने ये खत भी लिखेंगे भूल जाए, खर्चा भी भेजें कि नई मेम बेहालें। बाप अपने झूठे पड़ते हुए आजा को घसीटकर बहादुर बनने की कोशिश में आंसू रोक रहे थे। उनकी आरजू थी कि जल्दी से अलविदाई रस्म खत्म हो और वो वापस जाकर चारपाई पर लेटे। भाइयों के दिलों में हसद था, आरजू थी तो इतनी कि कब वो वक्त आए जब इनकी जेबों में भी पासपोर्ट हो, वैक्सीनेशन कार्ड हो और वो भी बार बार अपनी टिकट निकाल कर देखें और वापस ब्रीफ केस में रखें। चचा अपने भाई की औलाद के साथ अपनी औलाद का मुआवजा कर रहे थे। यकदम इन्हें अपनी बीवी पर खुदा जाने क्यों गुस्सा आने लगा था, जिसने बच्चों की अच्छी परवरिश न की, वरना आज वो भतीजे को खुदा हाफिज कहने ना आते, बल्कि अपने बेटे को दुआओं के साथ रुखसत करने के लिए हाजिर होते। मामू बिरादरी उदास थी। हर भांजे भांजी के साथ गुजारे हुए लम्हे फिल्म की तरह आंखों के सामने फिर रहे थे। यकदम इन्हें एहसास होने लगा था कि इनकी बहन बूढ़ी हो गई है और भांजे भांजियां जवान हो गए हैं। एयरपोर्ट का हॉल बिछड़ने और मिलने की वजह से जज्बात से बोझल हो रहा था। मैं शायद और ना ठहरता, लेकिन अचानक दोनों कंधों पर बैग लटकाए सिया चश्मा पहने आफताब जल्दी जल्दी चलता हुआ दाखिल हुआ। इसके पीछे जेबा थी, थोड़ी थोड़ी सूफिया लॉरेन, जरा जरा सी फिरदौस एक्ट्रेस और कुछ कुछ स्कूल की उस्तानी। एकदम लेदर के 3 सिया सोफों पर से भारी भरकम सफेद औरतें उठी। एक छोटा सा दायरा बन गया और आफताब और उसकी बीवी इस दायरे में बोसाबाजी और बगलगिरी करने लगे। वक्त कम था, मुलाकाती ज्यादा थे। रुमाल से आंसू पोंछने वाली नौउम्र लड़कियां, दुपट्टों के किनारे भिगोने वाली औरतें, ऐनकों के पीछे भीगी आंखों वाले मर्द, खुशी खुशी झप्पी डालने वाले लड़के और दायरे के बाहर से अंदर वालों का मंजर देखने वाले लोगों का काफी हुजूम था। मेरा इरादा इस वक्त खिसक जाने का था और शायद मैं चला भी जाता अगर यकदम आफताब की नजर मुझ पर न पड़ जाती। वो दायरा तोड़कर मुझ तक आया, जोर से मुझे सीने से लगाकर बोला, यार देर हो गई, तुम वहां जंगले के पास पहुंचो। बैगेज कार्ड बनवाकर वो जंगले की दूसरी तरफ आ गया। उस वक्त हम दोनों के दरमियान फिर जंगला हायल था
और इसकी बीवी वैनिटी बॉक्स उठाए आहिस्ता आहिस्ता लॉन्च की तरफ जा रही थी। वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने ससुराल वालों को रुमाल हिला हिला कर अलविदा कहती और फिर आफताब की तरफ देख लेती। हम चुपचाप खड़े थे। पता नहीं वो क्या कहना चाहता था, पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए था। बिलाखिर मैंने कहा, यार तुम्हें देर हो गई है, अब अंदर चले जाओ। घर पर एक जम्मे गफीर था। दरअसल हम कश्मीरी लोग कौवे होते हैं, जरा सी बात हो तो इकट्ठे हो जाते हैं। इन्हीं की वजह से देर हो गई। कभी लंदन आओ तो मेरे पास ठहरना। जरूर। अच्छा भाई। इतना कहकर वो चुप हो गया। अच्छा भाई, अच्छा भाई, ऐसे ही है। हाँ बस ऐसे ही है। वतन भी छूट जाता है आखिर। मैं चुप रहा। मुझे वतन से मोहब्बत करने की आदत न थी। उसी वक्त इसके मिलने वाले ग्रुप में से एक नौजवान हमारे पास आया। वो जवानी की उस स्टेज में था जहां आवाज बदलती है और एक जुमले में 2-3 टून्स बदलती हैं। चाचा जी, बहुत देर हो गई है। अब्बा जी कहते हैं अब आप चले जाएं। हाँ, देर हो गई है, जा रहा हूँ, बस अभी गया। आफताब खोया हुआ था, जैसे एयरपोर्ट पर न हो धुंध में रास्ता तलाश कर रहा हो। फासले पर एक हाथ में वैनिटी बॉक्स और दूसरे में रुमाल पकड़े ज़ेबा आफताब को देख रही थी। जाओ आफताब, देर हो गई है। हाँ, खुदा हाफिज। मैंने हाथ बढ़ाया। तुम सीमी से मिले? नजरें झुकाकर उसने पूछा। तुम्हारी शादी के रोज मिला था, फिर वो पिंडी चली गई। कैसी है? ठीक ही होगी, मैं कोशिश करूंगा। कैसी कोशिश? मैंने पूछा कि पाकिस्तान कभी ना आओ। शायद वक्त, फासले, शायद दूरी। अच्छा, खुदा हाफिज। सुनो आफताब, सुनो, वो जब भी मुझसे मिलेगी जरूर पूछेगी। पता नहीं एकदम मैंने क्या सोचकर कहा। क्या? बस पूछेगी सब कुछ, तुम्हारी बीवी से लेकर तुम्हारे मुताल्लिक। मसलन क्या? अब उसे बैग वजनी लगने लगे थे और वो कंधे झटकने पर मजबूर हो गया। मसलन यही कि क्या आफताब खुश था? वो हंस दिया। कालीन फरोश बाप का बेटा, ताजा टिश्यू पेपर जैसी ताजा मुस्कुराहट वाला आफताब। कयूम, आगे जाने वाले पीछे रहे हुए लोगों की तरह कभी याद नहीं करते। घर से बंधी हुई गाय और तरह याद करती है और तांगे में जुता हुआ घोड़ा और तरह से याद करता है। जिसको कुछ मिल जाए, अच्छा या बुरा, उसकी याददाश्त कमजोर होने लगती है। जिनको सब कुछ खोकर उसका टूटा फूटा नेमुल बदल भी न मिले, उनका हाफजा बहुत तेज हो जाता है और हर याद भाले की तरह उतरती है दिल में, सीने। और मेरी सिचुएशन में बहुत फर्क है कयूम। आफताब, कहो, तुम्हें सीमी से मोहब्बत है? बोलो, तुम्हें सीमी से मोहब्बत है कि नहीं? वो मुझसे पूछेगी जरूर। आफताब ने मुड़कर अपनी बीवी की तरफ देखा, रिश्तेदारों को हाथ हिलाकर अलविदा कहा और कंधों पर बैग दुरुस्त करता हुआ बीवी की जानिब मुड़ गया। मुझे खुदा जाने क्यों शुबा हुआ कि वो रो रहा है। कुछ देर मैं वहीं खड़ा रहा, फिर बाहर निकला। भाई मुख्तार की मोटरसाइकिल स्टैंड से ली और एयरपोर्ट से बाहर निकल आया। पता नहीं मैं एयरपोर्ट क्यों गया था। आफताब मेरा दोस्त नहीं था, उससे मेरी कोई बेतकल्लुफी नहीं थी, फिर भी मुझे लग रहा था अगर मैं कभी लंदन गया तो इससे मिले बगैर न रह सकूंगा। दुनिया में आफताब से ज्यादा कोई मेरे करीब न था। क्या इसकी वजह सीमी थी? क्या इन दोनों की मोहब्बत की वजह से मैं इन्हें मिलने पर मजबूर था? मैं सोचता जा रहा था। छावनी में पड़ने वाली शाम का सुकूत मेरी मोटरसाइकिल के शोर से टूट रहा था। अजीब बात है, शाम के वक्त बिजली की रोशनी के बाइस गुरूब आफताब को कोई नहीं पहचानता, पर हमारे अंदर रहने वाले पत्थर और धात के जमाने वाले इंसान के साथ बहुत कुछ बीत जाती है। तहजीब के हर कैदी के अंदर हर सांस के साथ शाम दाखिल होती है। शाम चाहे सर्दियों की हो, चाहे बरसातों की, चाहे उसमें गर्मी की लू शामिल हो या खिजा दीदा पत्तों की सरसराहट, शाम का इंसान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। कंधे पर शिकार किया हुआ 12 सिंगा लटका है। हजारों साल पहले गार का रहने वाला जिस तरह घर को भागता था,
आज भी अपनी अपनी जान को कंधे पर मशकीजे की तरह लटकाए सब शहरी लोग पनाहगाह की तरफ भागते हैं। सब शाम से बिदकते हैं, अंधेरे से डरते हैं। अनहोनी, अनदेखी, अनकही से सबके होंठ सूखते हैं। शाम को बसों का रंग, टांगों की रफ्तार, कारों का मुड़ना, दुकानों के शोकेसों, साइकिलों की घंटियां, रिक्शे के गेट, सब सारा शहर खतरे की घंटियां बजाने लगता है। बेजान इमारतें अपनी खिड़कियां दरवाजे खोलने बंद करने के अमल में मसरूफ हो जाती हैं। खौफजदा लोग घरों से कॉफी हाउस, क्लब, सिनेमा, होटल में पनाह लेते हैं। किसी आशना का चेहरा, किसी महबूब का लम्स, किसी दोस्त की गम आशना आंखें, किसी बच्चे की खुली बाहें, किसी औरत के ढीले कदमों की चाप, ब्रेक लगने की आवाज, किसी स्टैंड पर साइकिल खड़ी करने का शोर, बुलाने बिठाने करीब होने की घड़ी, ये सब कुछ और इससे सिवा और बहुत कुछ। ये सब शाम को उजालने का अमल है, क्योंकि शाम रात से ज्यादा गमगीन होती है। जब इतना अंधेरा नहीं होता कि सब कुछ छुप जाए, ऐसे नजर नहीं आता जैसे दिन को सब कुछ दिखाई देता है। सारे मनाजिर यूं लगते हैं जैसे बारिश खिड़की पर पड़ रही हो और आप दूसरी मंजिल की खिड़की से देखें कि आपका रकीब छतरी खोलकर आपकी महबूबा को बारिश से बचाता ले जा रहा है। कभी आपको शुबा हो कि ये आपका रकीब नहीं है, कभी आपको गुमान गुजरे कि ये आपकी महबूबा नहीं हो सकती। शाम खौफ और गुमान से भरी चली आती है। रात आने से पहले, लिहाफ की कोख में छुपने से बहुत पहले और नींद के घुटने पर सर रखने से बहुत बहुत पहले, सब जिए रूह सूरज से बिछड़ने का सोग करते हैं। निजाम शम्सी का ताल्लुक सूरज से बहुत पुराना है। वो दूर रहकर ऐसे गर्म करता रहता है कि मौसमों के आने जाने की छाप दिल पर नहीं रहती। सूरज गुरूब से पहले जमीन का रोशन हिस्सा हर रोज शोला रूह होकर सुलगता है, फिर इसके किनारों को आग लग जाती है, जैसे सती होने वाली औरत के पल्लू आग पकड़ ले। कुछ सूरज गंवाने का गम, कुछ आफताब का किसी और खित्ते में तुलू होने का हसद। रोशन जमीन के हिस्से को कांसी जैसा रूप अता करता है। जब बिछड़ना रफ्ता रफ्ता यकीनी हो जाता है तो शाम बैरागनों जैसा लिबास पहन लेती, जैसे बुझी हुई राख को। रोशनी रहती है लेकिन नूर नहीं रहता। अंधेरे में स्याही पूरी तरह हुलूल नहीं कर पाती, फुटकियां बनकर सब तरफ बिखर जाती हैं। ये वक्त शाम के समय हर शख्स के लिए बड़ा उदास होता है। लोग दफ्तरों को छोड़कर सड़कों पर निकल आते हैं। औरतें घर छोड़कर दहलीजों, फाटकों और दरवाजों पर जा रुकती। बूढ़े सैर का बहाना बनाकर चारदीवारी से बाहर भागना चाहते हैं। बच्चे पार्कों, प्लेग्राउंडों से भागकर माओं की तरफ सर पटाते हैं। सब वहां नहीं रहना चाहते जहां वो पहले मौजूद होते हैं। मौसमों के तगय्युर से कहीं ज्यादा रात की आमद इंसान को खौफजदा करती है। इंसान की साइकी से, निबातात की रोईदगी से, जानदारों की नशोनुमा से, जमदात की पोशीदा ताकत पुख्तगी के साथ, हवाओं, समंदरों, चांद सितारों से सूरज का रिश्ता बहुत पुराना है। अगर कभी कोई शख्स खुली जगह में हो, दरिया का किनारा, पहाड़ का दामन, खेतों की पगडंडी, खुले खलियान में, अगर वो सूरज से बिछड़े तो उसकी साइकी पर गूंगापन छा जाता है। इस तरह फर्द फर्द की साइकी का ये गूंगापन इज्तिमाई साइकी के गूंगेपन को जन्म देता है। ऐसी जगहों में जहां लोगों का हुजूम हो, जैसे सिनेमा घर, अस्पताल, होटल, इनमें भी शाम के वक्त अजीब किस्म की खामोशी ठहर ठहर कर वारिद होती है। बोलते हुए चेहरे इज्तिमाई गूंगेपन से निजात हासिल करने के लिए बोलते चले जाते हैं और खामोश लोग और अंदर धंसते जाते हैं, और अंदर और अंदर महफिलों में तन्हाइयों की निस्बत बढ़ने लगती है। जलवत खिलवत का रूप धारती है और लोग अलग अलग महसूस करते हैं कि उनका ये एहसास कि वो मजलिस में रहकर किस कदर तन्हा है बढ़ता जाता है। मुझे शाम उस पुल पर मिली जो छावनी को शहर से मिलाती है। उस पुल के अकब में स्टेडियम था और सामने दो रोया सड़क थी। लाहौर शहर था। पुल के नीचे एक डीजल इंजन शंट करने की हालत में आ जा रहा था। कुछ आफताब से मिलने का असर था। कुछ पुल पर अचानक शाम से मुलाकात हो गई।
फिर पुल के नीचे शंट करते हुए इंजन ने एहसास दिलाया कि मैं भी एक ऐसा ही इंजन हूँ। मेरी मंजिल कोई नहीं, सिर्फ मैं आता जाता रहता हूँ। इन सारी बातों ने यकलख्त मुझे उदास कर दिया। इन दिनों मेरी आदत थी कि जब भी मैं खुद तरसी का शिकार होता तो हमेशा लॉरेंस बाग चला जाता। पता नहीं लॉरेंस बाग का नाम बदलकर क्यों जिना बाग कर दिया गया। कुछ शहर वालों की सलाह से मलका विक्टोरिया का बुत उठवाया जा चुका है। यार दोस्तों ने सड़कों के नाम इस्लामी कर दिए हैं, पुराने शहरों को नए नामों से नवाज दिया ताकि पिछली तारीख का निशान न रहे। नई नस्ल पुराने मजालिम के निशानात न देख सके, फिर इनके दिल में वो नफरत न जाग सके जो ऐसे सिंबल देखकर उमूमन जवान साल लोगों में जागती है। इस तरह बच्चे अपनी तारीख से भी कटे रहे और रिवायत का हिस्सा भी न बन सके। मैं मंटगमरी हॉल की तरफ से बाग में दाखिल हुआ। छोटे से टी स्टॉल के पास मैंने अपनी मोटरसाइकिल पार्क की, एक डिबिया सिगरेट खरीदी, पलटकर उन चीड़ के दरख्तों पर नजर डाली जो पहाड़ों को छोड़कर शर्मिंदा शर्मिंदा मैदानों में आबाद हो गए, लेकिन जिनके दिल में अभी तक पहाड़ों को देखने की आरजू इतनी शदीद थी कि वो आसमान की तरफ बहुत ऊपर निकल गए थे। बागों से मोहब्बत करने वाले लोग बेंचों पर, सड़कों पर, घास के टुकड़ों पर मौजूद थे। कहीं दूर रेस्टोरेंट के स्पीकर से गाने की आवाज आ रही थी। खुली लॉनों में अब इक्का दुक्का कौवे मौजूद थे। अगर मैं घंटा भर पहले यहाँ पहुँचता तो कौवों की टोलियां हजारों की तादाद में लॉनों के खड़े पानियों में नहाती नजर आती। मैं बार बार आफताब से मुलाकात की जुगाली जहन में कर रहा था। सीमी कहाँ थी? क्या उसे मालूम था कि आफताब मुल्क छोड़कर जा चुका है? वो पिंडी में किसके पास रहती थी, क्या करती थी? सीमी जैसी लड़कियां किस कदर बेवकूफ होती हैं जो पछताती नहीं इश्क ला हासिल की कलाबाजी खाकर। मुल्कुल तज्जार का बच्चा, वो अपने आप को समझता क्या है? क्या लोगों के दिल इसलिए होते हैं कि अपने दिल बहलावे के लिए इस्तेमाल किए जाएं? कहीं दूर बाग में एक कोयल बार बार बिलक रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता बाबा तिरत मुराद के मजार को जाने वाली सड़क पर जा रहा था। फिर मैंने सीमी को देखा, काफी फासले से। वो काफूर के दरख्त तले जानुओं पर सर धरे चुपचाप बैठी थी। काफूर का दरख्त, सीमी और शाम मुझे मेरे ख्वाबों का हिस्सा लगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब गया और दस्त बस्ता उसके पास बैठ गया। उसने आंखें न खोली, सिर्फ आंसू उसकी गालों पर बहने लगे। वो चुगताई की तस्वीरों में बनी हुई गजाल रूह लड़कियों की तरह इस वक्त इश्क बलब थी। उसकी रूह का हर मॉलिक्यूल जख्मी था और वो इश्क के पानियों में यूं उतर रही थी जैसे शहर सैलाब के पानियों में गर्काब होते हैं। तुम पिंडी से कब आई सीमी? सीमी ने जवाब न दिया। तुम आफताब को अलविदा कहने आई थी? वो पहले से ज्यादा खामोश हो गई, यानी जो आंसू बह रहे थे वो भी खुश्क हो गए। गालिबन ये वक्त राजा गिद्ध का वक्त था। शायद मैंने उस मरती हुई सीमी को छावनी वाले पुल पर से देख लिया था। शायद उस मुताफिन लाशे की खुशबू मेरे नथनों में एयरपोर्ट पर पहुंची थी। वो इस कदर दुबली हो चुकी थी कि उसकी नाक का तख्ता अब चेहरे को दो हिस्सों में तकसीम करता नजर आता था। माथे की हड्डी उभरवा होकर आंखों पर छज्जे की सूरत बाहर निकल आई थी। लिपस्टिक से आशना होठ आज फीके बेरंग और झड़बेरी के बेरों की तरह झुर्रियों से भरे हुए थे। सारे चेहरे का, हाथों का रंग यरकान ज़दा था। मैंने उस लाश को हाथ लगाया। तुम हो ना कयूम? उसने आंखें खोले बगैर कहा। हाँ, मैं जानती थी तुम आओगे। मुझे पता था तुम वैसे नहीं हो। तुम्हें कैसे पता था सिमी? मैंने हैरान होकर कहा। बस पता होता है, पता चलता रहता है, लेकिन फिर भी कैसे? मुझे पता था तुम पहले एयरपोर्ट जाओगे फिर यहाँ आओगे, लेकिन कैसे, क्यों कर? क्या तुम क्लियर पॉइंट हो? मैंने
ही तो तुम्हें एयरपोर्ट भेजा था कयूम। जब तुम मोटरसाइकिल पर वापस आ रहे थे तो मैंने ही तो तुम्हें आवाज दी थी, बुलाया था जोर से, पूरी ताकत से। क्या क्या कह रही हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें शायद मालूम न हो कि आज सुबह आफताब ने जब शेव की तो उसकी ठोड़ी पर गहरा कट लग गया था। तुमने देखा नहीं उसकी ठोड़ी पर जख्म था जाते वक्त? मैं हक्का बक्का रह गया। जब आफताब रुखसत हुआ तो वाकई उसकी ठोड़ी पर ताजा जख्म का निशान था। तुम्हें क्यों कर पता चला सीमी? बोलो, बताओ। सीमी ने कोई जवाब न दिया। दोनों बाजू ढीले छोड़ दिए और काफूर के दरख्त से कमर लगाकर बैठ गई। मैं दुम दबाए कुत्ते की तरह उसके पास बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर वो हयात की दुनिया से परे भी बहुत कुछ जानती थी। मैं खुली आंखों पास था और ये भी ना जानता था कि उसे मेरे आने की खुशी हुई है कि गम। दरअसल मुझे कभी इल्म ना हो सका कि सीमी के पास किस वक्त जाना चाहिए और किस वक्त इसके पास से उठ जाना बेहतर है, किस वक्त वो मेरी सोबत से ऊब जाती है और किस वक्त उसे मेरे पास रहकर लुत्फ मिलता है। दो तरफा मोहब्बत में गुमगू की हालत नहीं होती, वहाँ हमेशा लोहे और मकनातीस का मेल होता है। खिफगी, नाराजगी, गम, कोई भी मनफी मूड क्यों ना हो, मुलाकात एहसास खुशी का बाइस बनती है। ऐसे आशिक बिन बुलाए मेहमान की तरह मेजबान के घर में दाखिल होते वक्त अंदर बाहर नहीं हो रहे होते। डरते डरते मैंने उसके घुटने पर हाथ रखा। तुम्हारी इस खूबी का कॉलेज में तो पता नहीं था किसी को। तब मुझ में ये खूबी थी ही नहीं। ये सेंसिटिविटी मुझ में अब पैदा हुई है आफताब को खोकर। लेकिन कैसे 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 तुम्हें इन बातों की इत्तिला होती है? मोहब्बत करने वाले दिलों पर कई भेद खुलते रहते हैं। आप कयूम, आप ही आप। यकदम उसने आंखें खोल दी, अंदर धसी हुई पुरकशिश आंखें। फिर छोड़ आए उसे। तुम क्यों नहीं आई? आ तो गई हूँ पिंडी से, इसे एयरपोर्ट छोड़ने क्यों नहीं आई? वो काफूर के पत्तों को मुट्ठी में लेकर मसलने लगी। क्या करती एयरपोर्ट पर आकर? उसकी जंजीर उसकी बीवी के हाथ में होती, मैं तो इसके रिश्तेदारों के सामने रो भी ना सकती थी खुलकर। एक मोटा सा आंसू उसके गाल पर लुढ़क आया। मेरा ख्याल था कि ये आंखें अपने कोटे के तमाम आंसू बहा चुकी हैं। बीवी, बीवी, आफताब की बीवी। कैसा अजीब लगता है कि कोई और आफताब की बीवी हो। ज़ेबा, आफताब, ज़ेबा, आफताब, ज़ेबा, आफताब। वो ज़ेबा के लफ्ज को यूं दोहराती रही जैसे नए कंचे लेकर कोई बच्चा इन्हें हथेलियों पर फिराता रहे। मेरी अकल डाढ़ सेकंड ईयर में निकली थी। उन दिनों मामू के घर के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला था। पिछले मसूड़े सूजकर छोटी छोटी गुलाबी प्लास्टिक की गिल्टियां बन गए थे। डॉक्टरों का ख्याल था कि चीरा दिए बगैर अकल दाढ़ निकालना नामुमकिन है। मैं रातों को लेटे लेटे उन सूजे हुए मसूड़ों पर जबान फेरता। गिल्टियों में दर्द होता, इस दर्द में हल्की सी लज्जत होती। फिर ये खौफ मुसल्लत हो जाता कि जब डॉक्टर चीरा देगा तो कैसी दर्द होगी। बार बार आफताब की बीवी का नाम लेकर सीमी भी ऐसे ही खौफजदा लज्जत से आशना हो रही थी। वो लंदन में उसके साथ रहेगा किसी अपार्टमेंट में, है ना कयूम? मैं चुप रहा। उसके घर की खिड़की के आगे 3 जरनेम के गमले होंगे। दरवाजे की कॉल बेल ढीली होगी। जब कभी आफताब कॉल बेल पर अपनी उंगली रखेगा, ज़ेबा अंदर से जाकर उसके लिए दरवाजा खोलेगी। लंदन में ठंड शुरू हो गई होगी। ज़ेबा आफताब का ठंडा हाथ अपने गर्म हाथों में पकड़ ली। जो अजियत तुमने देखी नहीं सीमी, उसे तखय्युल की मदद से क्यों इस कदर जानलेवा कर रही हो? उसने मेरी बात का नोटिस न लिया। वो काफूर के पत्ते मसलती हुई बोले जा रही थी। सर्दियों में, लंबी रातों में एक ही तकिए पर सर धरे वो आधी आधी रात तक बातें करेंगे और आफताब उसे मेरे मुतालिक ऐसे सब कुछ बताएगा जैसे मैं हकीकत नहीं थी, एक वहम थी, एक इन्फैचुएशन थी। शायद अपनी बीवी के साथ एक ही तकिए पर सर रखकर सभी सोते हों, लेकिन कोई भी इससे आधी आधी रात तक बातें ना करता। सब इसी तरह सोते हैं, सब इसी तरह बातें करते हैं। तुम चुप रहो। तुम्हारी कोई शादी हुई है? मैंने पूरे 2 साल उस लड़की से यकतरफा मोहब्बत की थी।
ऐसी एकतरफा मोहब्बत जिसमें इतनी उम्मीद भी न थी कि मेरी मोहब्बत को कबूल ही कर लिया जाएगा। अब आफताब दरमियान से निकल गया था। हो सकता है ये काफूर के दरख्त का असर था या शायद जांबलब सीमी के जिस्म की खुशबू थी। हो सकता है कि सारे बाग में गर्मी में झुलसा हुआ अंधेरा छा गया था। पता नहीं क्या चीज थी जिसने बगैर उम्मीद के मेरे हौसले बुलंद कर दिए थे। उस वक्त मेरी जिस्मानी, जज्बाती और कल्बी इश्तहा बहुत बढ़ गई थी। मैं कभी हंसते चेहरों से प्यार न कर सका। शायद बहते आंसू देखकर मेरी रूह में किसी किस्म का अमल जारी हो जाता। मैंने इस सारे इश्क के इजहार का इरादा कर लिया जो एक अरसे से मेरे दिल में दफन था। मुझे इल्म था कि इस इजहार से मुझे कुछ हासिल न होगा, न हमदर्दी न मोहब्बत। वो किसी और न्यूक्लियस के गिर्द, किसी और महवर पर घूम रही थी। मैं जानता था कि जब तक मैं उसकी खातिर अपनी जात को मिटाता रहूंगा वो मेरे वजूद को बर्दाश्त करती रहेगी। लेकिन जहां से मेरी जात के तकाजे शुरू होंगे वो दरिया किनारे खड़ी सिया चश्मा लगाए डूबने वाली कश्ती का मंजर देखकर हाउ स्वीट कहेगी और पीठ मोड़ लेगी। मैं उसका क्रेडिट कार्ड था जिसे दिखाकर भुनवाकर वो हमेशा आफताब हासिल करती थी। मैं हिज मास्टर्स वॉइस था। जो ही उसकी सुई मुझ पर पड़ती मैं आफताब पुकारने लगता, इससे परे कुछ न कहता। इतना सब कुछ जानने के बावजूद मैं उसके सामने बिल्कुल मजबूर था। मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में उठाकर पूछा, क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं कि कभी आफताब को तुमसे मोहब्बत थी? वो हंस दी। उसका चेहरा मुझसे इस कदर करीब था कि बासी चिंगम की खुशबू के भपके मेरी तरफ आने लगे। मोहब्बत पाने वाला कभी इस बात पर तो मुतमईन नहीं हो जाता कि उसे एक दिन के लिए मुकम्मल तौर पर एक शख्स की मोहब्बत हासिल हुई थी। मोहब्बत तो कयूम हर दिन के साथ इयादा चाहती, जब तक रोज उस तस्वीर में रंग न भरो तस्वुर फेड करने लगती है, तस्वीर फेड करने लगती। रोज सूरज न चढ़े तो दिन नहीं होता। इसी तरह जिस रोज मोहब्बत का आफताब तुलू ना हो रात रहती। तुम इन बातों को नहीं समझ सकते। मुझे गम ने फलसफी बना दिया है। तुम्हें क्या पता जमीन का हर कता सूरज क्यों मांगता है। जिस शख्स से मोहब्बत मिले हमेशा उसी के पास रहने को क्यों जी चाहता है। वो खुदा जाने कब और कैसे इतनी उर्दू सीख गई थी। अब वक्त है उतर राजा गिर, अब वक्त है। मैंने जी की बात सुनकर अंदर ही अंदर कहा, कुछ लोगों को एक दिन के लिए भी अपना मन चाहा आफताब नहीं मिलता। सिमी, इन अंधेरों के मुतालिक क्या इरशाद है जो हमेशा रोशनियों से हटकर रहते हैं? मैंने पूछा। उसने मुझ पर नजर डाली और फिर लाताल्लुक हो गई। इसे मेरे अंधेरों से कोई दिलचस्पी न थी। मेरे इजहार इश्क से उसका वक्त जाया होता था। दरअसल वो कोई ऐसी बात सुन ही नहीं सकती थी जिसका उसकी अपनी जात के साथ ताल्लुक न हो। इसके अंदर कहीं ऐसा कटआउट लगा था जो अपना जिक्र बंद होते ही फौरन सारी बिजली का करंट बंद कर देता था। उसे मुझसे बड़ी मोहब्बत थी कय्यूम। अब तो मैं कोई सबूत भी नहीं दे सकता, लेकिन 5th ईयर में वो मुझसे बड़ी शदीद मोहब्बत करता था। कभी कभी मुझे लगता मेरे बगैर वो मर जाएगा, या शायद ये भी मेरा वहम था। इन बातों से हासिल सिमी, इस तोड़ फोड़ से क्या बनेगा? मुझे अपना कुछ नहीं बनाना कय्यूम। तुम उसे खत लिखना चाहोगी? नहीं। क्यों? क्या मिलेगा खत लिखकर? मेरे खत तो शाखों पर ही सूख गए। न मैंने इन्हें गुलदान में सजाया, न किसी ने इन्हें गले का हार किया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो इस तरह कुछ मुसाई जैसे गलती से ठंडे पानी का शावर सर्दियों में अपने ऊपर खुल जाए। सुनो सिमी, तुम मॉडर्न लड़की हो। तुम्हारे कटे हुए बाल हैं, लिबास, चाल ढाल सब मॉडर्न है। तुमने आफताब की नकल में अपने आप को मशरकी कर लिया। उर्दू सीख ली ये और बात है, लेकिन अंदर से तुम लिबरेटेड लड़की हो। खुदा कसम, ऐसी लड़की कत्ल करती तो अच्छी लगती है, कत्ल होते कुछ ऊपरी सी लगती है। फिर मैं क्या करूं कय्यूम? उसने जेबा को मुझ पर क्यों तरजीह दी? क्यों 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 क्यों? आज का मॉडर्न मर्द और औरत समझौता करते हैं माहौल से, अपनी गलतियों से, अपनी जेनेटिक्स से। वो अब रात के पहले अंधेरों में खो रही थी। सिर्फ उसकी आंखों की धसी हुई चमक जुगनुओं की तरह अंधेरा रोशन करना चाहती थी। इसकी खातिर मैंने एमए छोड़ा, घर छोड़ा
और वो मुझे छोड़कर चला गया। मेरा दिल माने भी, दिल मानता है तो मर जाने को जी चाहता है। आफताब चला गया, अब कुछ हो थोड़ा सकता है। मैं उसको समझाने के अंदाज में बोला, सुनो सीमी, इन बातों से कुछ नफा नुकसान नहीं होता कभी। ये बातें हर जगह, हर समय, हर रुत में यहाँ वहाँ होती रहती हैं। तुम्हें कभी इस एतकाद से नहीं हटना चाहिए कि जैसी मोहब्बत उसने तुमसे की फिर कभी किसी से न कर सके। तुम्हें कैसे पता चला? कोई सबूत है तुम्हारे पास? वो बड़ा शर्मीला और मोहतात था सिमी। मैंने किसी लड़की से उसे बात करते कभी नहीं देखा, लेकिन तुम्हारी जानिब वो खुद ब खुद खिंचता जाता था। उसकी रूह, उसकी साइकी, उसका जिस्म सब तुम्हारे ताबे था। उसे न बदनामी का डर था न बर्बादी का, बस वो खिंचता रहता था खुद ब खुद, खुद ब खुद ब खुद ब खुद ब खुद ब खुद। माय फुट, ओ तुम छोड़ो कयूम। अच्छा, खुद ब खुद था, इसीलिए इतनी आसानी से चला गया। ऐसी सीमी को मैं क्या बताता कि मैं इससे पूरे 2 साल इश्क करता रहा हूँ, शायरों का सा इश्क, मजजूबों की सी लगन के साथ। मैं ऐसी लड़की को क्या बताता कि कुछ लोग पहाड़ों की उस जानिब होते हैं जहाँ सूरज कभी नहीं चमकता, जो सूरज की हिद्दत को हवाओं से अक्स करते हैं। कुछ लोग अपने जिस्म पर खुशबू नहीं लगाते, दूसरों के लिबास में लगी खुशबू को सांसों से अपने अंदर पहुंचाते हैं। मुझे तुमसे मोहब्बत है सीमी, क्या ये तुम्हारे लिए काफी हो सकती है? मैंने लजाजत से कहा, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत को क्या करूं कयूम। उसका तो निकाह हो गया, पूरा और असल, पक्के कागज वाला। किसी नौ बेहाता बेवा की तरह वो मेरे कंधे से लगकर हौले हौले कराहने लगी। मैंने उसके सर को बोसा दिया। ये बोसा मेरी रूह का तोहफा था। फिर मैंने उसके माथे को चूमा। इस इल्तिफात में मेरे दिल का नजराना था। आहिस्ता से मैंने उसके गाल पर अपने होंठ सब्त किए। मेरी जात दस्त बस्ता झुकी, लेकिन जिस तरह वो मेरे अल्फाज से बेनियाज रही, इसी तरह मेरे लम्स से भी इसमें कोई हिद्दत पैदा नहीं हुई। हाय मैं मर जाऊं, सीधा निकाह, 2 गवाहों वाला, बारात वाला। हमें तो कभी लड़ाई भी नहीं हुई, हम तो कभी एक दूसरे से नाराज भी नहीं हुए, फिर ये कैसी सजा दी मुझे? क्यों कयूम, क्यों? सुनो सीमी, न शादी का मोहब्बत से ताल्लुक है, न मोहब्बत का शादी से। साख्ता को बेसाख्ता से क्या मेल? वो यकदम सीधी बैठ गई। कभी कभी सोशियोलॉजी की क्लास में वो किसी प्रोफेसर से बहसने लगती तो इसके चेहरे पर ऐसे ही उतार चढ़ाव आ जाते थे, लेकिन शादी का रफाकत से तो ताल्लुक है। एक पलंग, एक छत, एक घर, सांझे बच्चे, इन चीजों को तुम पूरे तौर पर इग्नोर भी नहीं कर सकते कयूम। मैं चुप रहा। वो देर तक मेरा चेहरा देखती रही, लेकिन इस देखने में मेरी पहचान न थी। वो मुझसे परे प्रोफेसर सुहेल की निगाह से एक अहम मसले को एक तालीम याफ्ता लड़की की निगाह से देख रही थी। वो उस वक्त अल्फाज तलाश कर रही थी, जैसे कम बैलेंस वाले लोग चेक लिखते वक्त जहन में पड़ता लगाते हैं कि कितनी रकम का चेक लिखे तो पैसे मिल जाएंगे। वो बार बार मुंह खोलती और बंद कर लेती। उसके अंदर का प्रेशर खुलने के लिए बेकरार था, लेकिन निकास की कोई सूरत न थी। शायद उसे ये भी मालूम नहीं था कि मैं उसके सर, माथे और गालों को चूम चुका था। मैं पिंडी वापस जाना नहीं चाहती, हालांकि वहां मुझे एक ट्रैवल एजेंसी में नौकरी मिल गई है। चली जाओ। नहीं जा सकती। फिर यहाँ लाहौर में मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनके पास जा सकती हूँ। तो चलो, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। नहीं जा सकती। तो कहाँ जाओगी? इतनी रात गए? यही रहूंगी। इतनी गर्मी में सारी रात, जब तक मुझे समझ ना आ जाए कयूम के उसने मुझे क्यों छोड़ा, या मेरा दिल ना मान जाए कि ये सब कुछ झूठ था। मैं कहाँ जा सकती हूँ भला, बताओ ना। मुझे कुछ समझ ना आती थी कि मैं क्या करूँ। अब गवर्नमेंट हाउस के सामने माल रोड के ट्रैफिक की आवाज भी कम हो चली थी। गर्मी थी, हब्स था, और सारे में काफूर की अंधी खुशबू थी। एक कॉन्वेंट की पढ़ी लिखी लड़की का मुजोर इश्क था। तुम आफताब को नहीं जानती। वो किसी प्रेशर तले कुछ भी करने का आदी न था। उसने तुम्हें किसी दबाव तले नहीं चाहा, और किसी प्रेशर तले उसने शादी नहीं की। इस बात से तुम्हें समझौता करना होगा सीमी। आफताब का जिस्म जरूर जेबा का है, लेकिन उसका दिल। वो अब फिर क्लास में बैठी थी। उसके चेहरे पर सवाल भी थे और जवाब भी, जैसे वो सोशियोलॉजी की कोई दकीक किताब सारी रात पढ़ती रही हो। जाने तो कयूम, इंसानों के हिस्से बखरे नहीं हो सकते।
आदमी दौलत बांट सकता है, मराआत में इंसाफ कर सकता है, लेकिन अपने अंदर को टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे नहीं डाल सकता। पता नहीं तुम मेरी बात समझ भी रहे हो कि नहीं। सुनो यंग मैन, टुकड़े टुकड़े इंसान से किसी की सेरी नहीं होती। अगर मेरी इससे शादी हो जाती तो क्या मैं बर्दाश्त कर लेती कि दिल में वो किसी और की परस्तिश करता रहे और जिस्मानी तौर पर मेरा रहे। कभी गाड़ी आधे या पौने पहिए पर भी चली है। आदमी पूरा मिल जाए तो खला नहीं बढ़ता, तुम आधे पौने की बात कर रहे हो। मैंने सिमी पर नजर डाली। मैंने महसूस किया कि मुझे कुछ सौदा है जो मैं इस गर्मी में, जबकि जमीन और आसमान दोनों हब्स में लरज रहे हैं, गहरी रात के वक्त एक अजनबी लड़की के साथ बैठा हूँ। ऐसी लड़की जिसका महबूब उसे छोड़कर लंदन चला गया और जो इसके फिराक में आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं देख सकती। लेकिन हम तो करगस जाति के लोग हैं। हम तो अजल से इन मुर्दों पर पले थे। हम गिद्ध बिरादरी के लोग सीमी को आधे पौने की बात क्या समझाते। हम तो गर्म खून के आदी ही न थे। हम उसे कैसे समझाते। कुछ लोगों को सिर्फ जिस्म के सहारे जिंदा रहने का हुक्म होता है। जब आफताब ने मुझसे कहा कि वो शादी कर रहा है तो मैंने उससे पूछा था क्यों आफताब, पर उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। शायद उसके पास ऐसा कोई जवाब न था जो इसकी अपनी तशफ़ी कर सकता हो। उस रोज उसने आसमान के रंग से भी हल्की चीज क्लॉथ की कमीज पहन रखी थी। मैंने उसे कॉलरों से पकड़कर इतनी बार पूछा कि उसके कॉलर की सिलाई निकल गई। कयूम। क्या पूछा? दिल साथ ना हो तो शादी का फायदा आफताब, जिस्म साथ न दे तो हमेशा के संजोग से हासिल। मैं उसे खींचती रही, पूछती रही और वो कहता रहा, क्या लंगड़े जिंदा नहीं रहते? क्या अंधे चलते फिरते नहीं? मैं मर रही थी और वो कमीना मेरी बात का जवाब भी न देता था। ये कहते हुए वो दोबारा मर रही थी। उस वक्त रेस्टोरेंट से आने वाली मौसीकी की आवाज बंद हो गई थी। देर से जाने वालों की चाप भी सुनाई न देती थी। कभी कभी दूर से किसी सिपाही की सीटी अचानक सर से निकलकर दरख्तों पर सोए परिंदों को जगा देती। थोड़ी देर के बाद दरख्तों पर फड़फड़ाने की हलचल होती और फिर सब खामोश हो जाता। सितंबर की गर्म रात का पिछला गर्म पहर। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसके दोनों कंधे झंझोड़कर मैंने पूछा, तुम्हें मोहब्बत चाहिए, वफा चाहिए, रिफाकत? हाँ, मैं बचपन से बहुत पैम्पर्ड हूँ कयूम। मैं मोहब्बत के बगैर जिंदा ना रह सकूंगी। लेकिन अब जिंदा रहने की जरूरत भी क्या है? बार बार मुतअद्दी बीमारी की तरह मायूसी उस पर हमला कर देती। मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, जिस तरह 7 माह के बच्चे को अस्पताल के इंक्यूबेटर में जिंदा रखते हैं। अच्छा कयूम, तुम मुझे बचा लोगे इससे, सीमी से? मैं जानती हूँ तुम भी मुझे मरने के लिए छोड़ दोगे किसी दिन। नहीं सीमी, मैं तुम्हें अपनी रूह की हिद्दत से जिंदा रखूंगा। खुदा कसम, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। नेवर। ये सिर्फ गिद्ध जाति की अकल है कि वो मरे हुओं से जिंदगी का वादा करते हैं। उस वक्त मेरे पास कुछ न था, सिर्फ हमदर्दी का सतरंग का जाल। आफताब ने ये गजाल शहर शिकार किया था। मुझे इस मुर्दा लाश को खाने का हुक्म था। वो नरबिल निढाल काफूर के दरख्त तले नीम मुर्दा पड़ी थी। ये लॉरेंस बाग का वो हिस्सा था जहाँ शाम पड़ते ही जिन्नात का पहरा हो जाता है। कई साहब दिल लोगों को ये जिन्नात खुद मिल चुके थे। कुछ ने उनको मशाले जलाए दरख्तों में गायब होते देखा है। कुछ इनके गंजे सर 9 गजे कद देखकर बाग से सरपट भागे हैं। उस वक्त इन्हीं जिन्नात के खौफ से कोई माली, चौकीदार, सिपाही इधर नहीं आता। सारे में जुगनू मुकय्यश लगे दुपट्टे की तरह चमक रहे थे और सीमी काफूर के पत्तों पर हल्के हल्के पसीने में ठंडी ठंडी बोतल की तरह हौले हौले भाप छोड़ रही थी। यहाँ सीमी से मेरा एक नया ताल्लुक पैदा हुआ, जिस्मानी रिफाकत का बांझ सफर। सीमी को अपनी परवाह न थी। वो आफताब के बाद किसकी थी, क्यों थी, इस बात की उसे खबर न थी। दरअसल मगरबी तालीम ने इसके अंदर एक खास किस्म की मुनफरिद वफा पैदा कर दी थी, जिसका ताल्लुक सिर्फ रूह से था। इसे जिस्मानी ताल्लुकात की रत्ती बराबर भी परवाह न थी। काफूर के दरख्त तले सीमी से मैं हमेशा के लिए मुंसलिक हो गया, जैसे उसी के जिस्म का हिस्सा था और वो अपने आप को मेरी तहवील में देने के बावजूद बिल्कुल अलग थलग थी, जैसे बैंक का टोकन।
آپ کی مٹھی میں ضرور ہوتا ہے لیکن آپ کی ملکیت نہیں ہوتا۔ جب آفتاب کو اس کے جسم کی ضرورت نہ تھی تو اس کا جسم کوڑے کا ڈھیر تھا۔ اب اسے فکر نہ تھی کہ اس کوڑے کے ڈھیر پر کون اپنی غلاظت پھینکتا ہے۔ اپنا جسم میرے سپرد کرنے سے کچھ لمحے پہلے وہ ملامتیا فرقے میں شامل ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر یار سے بے دیار ہو گئی۔ سیمی میں اتنی قوت نہ تھی کہ وہ میرا مقابلہ کر سکتی۔ وہ مرنے سے بہت پہلے مرنے کا راز پا گئی تھی۔ اس نے مجھ سے ایک لفظ نہ کہا، کھلی آنکھوں سے مجھے ایسی دیکھتی رہی جیسے میں موجود نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر آنکھوں کے راستے دل میں داخل ہونے کا راستہ نہ ہو تو دل تک جانے کے اور بھی کئی راستے ہو سکتے ہیں۔ اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ دل کو صرف ایک راہ جاتی ہے اور وہ جسم کا راستہ نہیں۔ جسم کے جنکشن پر انجن رک سکتا ہے، کوئلہ پانی درست کر سکتا ہے، لیکن ہمیشہ جنکشن پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ جسموں کے اتصال سے ایک نیا جسم، ایک نئی روح جنم لے سکتی ہے، لیکن ایک روح دوسری روح سے نہیں مل سکتی، بشرطے کہ ان کی روحیں پہلے ہی یکرنگی اختیار نہ کر چکی ہوں۔ ویسی صورت میں یہ ملاپ بندوق کی لبلبی کا کام دیتا ہے، تیرہ تیرہ کی آواز بھی نکلتی ہے، فائر بھی چلتا ہے، اور دو شکار ایک وقت میں مرتے ہیں۔ روحوں کا اتصال پہلے نہ ہو چکا ہو تو جسمانی تعلق احساس گناہ بھی ہے اور ہمہ شکستگی بھی۔ جب میں نے اس کا کف دوبارہ بند کیا تو وہ آنکھیں بند کیے چپ لیٹی تھی۔ وہ نہ میرے ساتھ تھی نہ میرے مخالف۔ وہ کسی ایسے شرابی کی بیوی تھی جو ہزار مجبوریوں کے باعث مدافعت کے قابل نہیں رہتی۔ یہ بھی عجیب رابطہ تھا۔ مردار کو گدھ ہڈیوں تک شفاف کر چکا تھا، لیکن وہ اپنی بے عزتی کا نظارہ کرنے کے لیے موجود ہی نہ تھی۔ وہ تو اس وقت کہیں اور تھی، کسی اور کے ساتھ تھی۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا رابطہ تھا۔ ادھر سے کوئی مدافعت نہ تھی۔ سومناتھ کا مندر کھلا پڑا تھا، ارد گرد ایک بھی پجاری نہ تھا۔ سیمی قسم کی کوئی روح کوسوں میل تک موجود نہ تھی۔ جس وقت ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہم مکمل طور پر کھوکھلے تھے۔ میں جانتا تھا کہ سیمی کبھی میری نہ ہو سکے گی۔ وہ غالباً سمجھتی تھی کہ اپنے ساتھ میری لعنت لگا کر اس نے آفتاب سے بدلہ لے لیا ہے۔ شاید وہ اپنے آپ کو ذلیل کر کے ہی اپنی ذات کو کچھ دیر کے لیے بچا سکتی تھی۔ رات کے پچھلے پہر کا چاند چیڑ کے درختوں میں قرص بن کر ٹنگا ہوا تھا۔ چلیں؟ سیمی نے بلاخر پوچھا۔ کہاں؟ ڈرو نہیں، میں YWCA جاؤں گی۔ میں نہیں ڈرتا کسی چیز سے۔ اگر میں تمہارے گھر جانا چاہوں تو چلو نا۔ میں نے اس کا بازو کھسیٹ کر کہا۔ نہیں قیوم، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ مجھے YWCA تک پہنچا دو، وہاں میری سہیلی رہتی ہے۔ اتنی رات گئے؟ وہ جانتی ہے میں پاگل ہوں۔ اسائنمنٹس لکھتے وقت تو مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن آج میں پروفیسر سہیل کو بتا سکتی ہوں دیوانے پن کی اصلی وجہ۔ جس وقت ہم ٹک شاپ نما کیفے کے پچھواڑے پہنچے تو سیمی نے میرے بازو کو ہاتھ سے پکڑ لیا۔ قیوم، ہاں، موٹر سائیکل مت چلانا باپ، مال پر جا کر اسٹارٹ کرنا۔ کیوں؟ اس وقت ہمیں کسی سپاہی نے دیکھ لیا تو تھانے لے جائے گا۔ مجھے اپنی تو فکر نہیں، کوئی مجھے تھانے لے جائے کہ جہنم لے جائے، لیکن تمہارا رزلٹ نکلنے والا ہے، پھر تمہیں نوکری چاہیے ہوگی۔ مجھے پرواہ نہیں، ہونی چاہیے نا پرواہ۔ سپاہی نازیبہ حرکتیں کرنے والوں کو تھانے لے جاتے ہیں، گندے بچے، نقص امن ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ پہلی بار میں نے محسوس کیا یہ مسکراہٹ دکھ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میری محبت نے، میری جسمانی وارفتگی نے اس کے وجود کو ذرا سا بھی ڈرائی کلین نہیں کیا تھا۔ معزز سامعین کرام، آپ سن رہے تھے بانو قدسیہ کا مشہور ناول راجا گت۔ ناول کے بقیہ حصے کے لیے اگلی پوسٹ ملاحظہ فرمائیے۔